नमस्कार, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन पे। देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम के बारे में देखेंगे कि कैसे सिक्किम को भारत में मिलाया गया था 1975 में। भारत का ये 22वां राज्य बना था और क्या उसमें की परिस्थितियाँ रही थी जिसके कारण भारत सरकार को ऐसी कदम उठानी पड़ी चाइना को लेके, या जो भी कारण रहा होगा अभी हम आगे देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एक मज़ेदार टॉपिक है। आपको समझने के लिए मिलेगा कि भारत के बारे में जानने के लिए भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिक्किम के मैप को, समझ लेते हैं कि सिक्किम का लोकेशन कहाँ पे है, इनके कितने पड़ोसी देश हैं और किस तरीके से ये चारों तरफ से किन किन देशों से घिरा हुआ है। देखो, दिख रहा होगा यहाँ पे आपको चाइना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको नेपाल, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको भूटान, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 17वीं और 18वीं सदी के आसपास, तो इधर आपका कौन था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो जिस देश का, ठीक है, जिस देश का चारों जो पड़ोसी हैं वो अलग अलग हैं। एक तरफ से चाइना है, चाइना ऑफकोर्स यहाँ पे पहले तिब्बत था, ठीक है, चाइना तो अभी है, अभी तिब्बत चाइना ने इसे कैप्चर कर रखा है। तो ये तिब्बत आप समझ लो, ये कि पहले तिब्बत का था यहाँ पे हिस्सा, अभी भी तिब्बत अपने आप को इसको ऑटोनोमस मानता है, बट चाइना कहता है कि नहीं, ये तिब्बत जो है वो चाइना का हिस्सा है। भूटान था इधर आपके पूर्व में, और इधर पश्चिम में था आपका नेपाल, और इधर थे आपके ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सिक्किम एक काफ़ी अनसेफ जगह पे अपने आप को देख रहा था। इसको हमेशा ये खतरा था कि कभी ना कभी मेरे पे इन तीनों में से कोई भी देश अटैक कर लेगा, और ऐसा हुआ भी था, अभी हम देखेंगे आगे। तो ये आप इसको पहले समझ लीजिए कि सिक्किम का लोकेशन कहाँ पे है और कौन कौन से जगह पे कौन कौन से देश हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा अगर आपने मैप को पढ़ा होगा तो। अब हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं सिक्किम राज्य के बारे में। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। प्रेम सिंह तमंग यहाँ के अभी सीएम हैं। 2021 में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गवर्नर यहाँ के हैं गगन प्रसाद। फॉर्मेशन हुआ था 1975 16 मई को। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ईस्वी इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन है 6,11,000 2011 के सेंसस के अनुसार, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकी कुछ हिस्ट्री के बारे में सिक्किम में, कि किस तरीके से यहाँ पे जो मोनार्की सिस्टम थी वो कितने सालों तक रही थी, पहले राजा कौन हुआ करते थे। थोड़ा सा बेसिक हम समझ लेते हैं पहले, ठीक है, तब हमें आगे एक बेस बन जाएगा इसको समझने का। तो 333 वर्षों तक, यानी कि 1642 से लेके 1975 तक यहाँ पे एक नामग्याल वंश हुआ करता था, नामग्याल डायनेस्टी हुआ करता था, जिसके राजा को चोंग्याल कहा करते थे। प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, मैं जो बोल रहा हूँ बस उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो जो वहाँ के राजा हुआ करते थे उनको चोंग्याल कहा जाता था। 333 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। प्रथम जो वहाँ के रूलर थे वो थे फुनसुक नामग्याल। अब ये जो नामग्याल यहाँ पे जो राजा बन के आए थे, वो ऐसा कहा जाता है कि तिब्बत के 3 बौद्ध भिक्षु थे जो इनको यहाँ पे राजा बना के भेजे थे। यानी कि इनकी अगर हम बात करें पूर्वजों की, अभी वर्तमान में जो हमारा सिक्किम राज्य है वहाँ के अगर हम उनकी बात करें पूर्वजों की, तो अगर इसके आधार पे हम देखें तो वो तिब्बत से आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं उन पे कल्चर जो उनका है वो तिब्बतियन वाला है, ठीक है। लेकिन वहाँ की जो लैंग्वेज है वो नेपाली है। वहाँ के जो मोस्ट जो पॉपुलेशन है वो हिंदुज़म है, ठीक है। बुद्धिज़्म सेकंड पर नंबर पे है 2011 की सेंसस के अनुसार, हम देखेंगे अभी आगे। तो ओरिजिन इनका था कहाँ से, पूर्वज इनके कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे। ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा इनका मतलब। तो जो राजा वहाँ पे शासन करते थे वो थे नामग्याल वंश के। अब यहाँ पे जो है गोरखा किंगडम एक नेपाल में होता था उस समय, 18वीं सदी की यह बात है, ठीक है। 18 सेंचुरी के आसपास की बात है। गोरखा किंगडम जो कि नेपाल में था, और नेपाल सिक्किम का पड़ोसी देश था, ठीक है, पश्चिम में। उन्होंने सिक्किम पे हमला किया और 40 साल तक वहाँ पे उन्होंने शासन किया नेपाल ने, ठीक है। अब इस दौरान काफ़ी सारे जो नेपाली हैं वो सिक्किम की ओर माइग्रेट करते हैं और सिक्किम में वो बस जाते हैं। तो वहाँ पे सिक्किम के जो पॉपुलेशन थी, नेपाली की पॉपुलेशन वो काफ़ी बढ़ गई, यानी कि हिंदुज़म वहाँ पे काफ़ी बढ़ गया, बुद्धिज़्म आ गया सेकेंड नंबर पे। थे बेसिकली वो तिब्बत के, बट वहाँ के कल्चर जो है वो तिब्बतियन थी। बट अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो पॉपुलेशन की बात करें तो नेपाली वहाँ पे ज़्यादा हो गए थे, ठीक है, क्योंकि नेपाल से इन 40 वर्षों में काफ़ी नेपाली जो है वो माइग्रेट करके सिक्किम की ओर आ गए थे, ठीक है। तो ओरिजिनली जो वहाँ के लोग थे वो लेप्चा उनको कहते थे हम सिक्किम में, जो कि बाद में जो है बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनको हम भूटिया कहते हैं। तो लेप्चा भूटिया आप समझ लो, ठीक है। तो ये सारा कुछ सिस्टम उस समय का ऐसा कुछ चल रहा था। अब एक घटना हो जाती है 1814 और 1816 के बीच में। होता क्या है कि नेपाल का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक युद्ध होता है जिसमें नेपाल हार जाता है। अब हारता है भाई तो कुछ तो हर जाना देना पड़ेगा।
तो हर्जाने के तौर पे एक ट्रीटी साइन होती है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में, जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ सुगोली। ये 1816 में होता है। इसका फ़ायदा सिक्किम को काफ़ी होता है, क्योंकि सिक्किम इससे खुश हो जाता है कि नेपाल को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया। एक समय पे सिक्किम पे जो नेपाल है उसका आधिपत्य होता है पिछले 40 वर्षों में हम देखें तो इस बात से सिक्किम काफ़ी खुश होता है। और सिक्किम और ईस्ट इंडिया कंपनी ये काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, क्योंकि दोनों के दुश्मन कौन थे? नेपाल थे। तो दोनों काफ़ी क्लोज आते हैं। और 1817 में एक ट्रीटी सिक्किम के साथ भी साइन होती है, जिसको ट्रीटी ऑफ तितालिया कहते हैं। एक संधि, ट्रीटी मतलब एक संधि साइन किया गया, एक समझौता साइन किया गया सिक्किम के साथ में। और इस संधि के तहत जो भी नेपाल द्वारा हथियाए गए जो ज़मीन थे वो वापस दे दिया जाता है सिक्किम को। अब सिक्किम काफ़ी खुश हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो उनके संबंध है वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो आपको लगेगा कि ये तो अच्छे फ्रेंड बन गए, लेकिन ऐसा नहीं था। एक दार्जिलिंग आपने सुना होगा, ठीक है, जो चाय के लिए काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों का कहना था कि भाई ये जो दार्जिलिंग है ना, ये हमको आप दे दो। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ चाय के काफ़ी शौकीन थे और दार्जिलिंग में काफ़ी फेमस किस्म की जो चाय की पत्तियाँ थी वो होती थी। तो ये राजा जो थे सिक्किम के, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, बट फाइनली वो मान जाते हैं और 6,000 रुपये सालाना रेंट के तौर पे दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब उनको कहते हैं भाई हमको 6,000 रुपये आप सालाना दे दिया करो। तो इस बात पे वो जो है वो एग्री कर लेते हैं, ठीक है। दार्जिलिंग को दे दिया जाता है अंग्रेज़ों को। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि 6,000 रुपये सिक्किम के राजा को देना बंद कर देते हैं अंग्रेज। अब इससे सिक्किम के लोग और सिक्किम के खासकर जो राजा थे वो गुस्सा हो जाते हैं और धीरे धीरे दार्जिलिंग और ख़ास तौर पे अंग्रेज़ों के ऊपर हमला करने लगते हैं। और एक तरीके से जो इनका संबंध है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है, ठीक है। अंग्रेज़ों और सिक्किम के बीच, मतलब सिक्किम के राजाओं के संबंध खराब हो जाते हैं अंग्रेज़ों से। अब इसी दौरान 1850 में ये इतना बढ़ जाता है ये हमला कि फाइनली जो अंग्रेज़ हैं उनको 1850 में आर्मी भेजनी पड़ती है सिक्किम में। और 1862 में फिर एक बार आर्मी भेजनी पड़ती है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी उस वक्त पावरफुल थी, तो उसको सिक्किम उसके सामने कुछ भी नहीं था। तो 1890 में आधिकारिक तौर पे, ठीक है, आधिकारिक तौर पे यानी ऑफिशियली अंग्रेज घोषणा कर देते हैं कि सिक्किम अब उनका है, लेकिन वहाँ की राजशाही जारी रहेगी। मतलब कि सिक्किम को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, जितने भी पॉलिटिकल कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लिया, लेकिन वहाँ के जो राजतंत्र है बस उसको जारी रखा। जिस तरीके से भारत में भी था, प्रिंसली स्टेट को बस नाम मात्र के लिए उनको आज़ादी थी। आपको कुछ भी करना है तो अंग्रेज़ों से पूछ के ही करना है, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट के अंदर 1890 से 1950 तक ये रहते हैं सिक्किम। किसके अंदर? ब्रिटिशर्स के अंदर। यानी प्रोटेक्टोरेट मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स के संरक्षण में ये रहेंगे। कब से? 1890 में ये ट्रीटी साइन होता है और 1950 यानी कि जब तक ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़ के नहीं जाती है तब तक सिक्किम जो है वो ब्रिटिशर्स के अधीन रहते हैं, उनके अंडर में रहते हैं। अब जब ये चले जाते हैं तो उसके बाद इंडिया इनको 1950 से 1975 तक सिक्किम को अपने प्रोटेक्टोरेट के अंदर रखता है। यानी कि इंडिया अब इसको अपने अंडर में रखेगा, मतलब कि सारा कुछ सिस्टम आपका सब कुछ रहेगा। आप वहाँ के राजा रहेंगे, आपकी वहाँ पे जिस तरीके की शासन व्यवस्था आप चलाते हो सब कुछ चलाओगे, बस पॉलिटिकल कंट्रोल कहीं ना कहीं भारत का वहाँ पे रहेगा, ठीक है। पूरी तरीके से आप इंडिपेंडेंट भी नहीं है और पूरी तरीके से आपको भारत में मिलाया भी नहीं गया। तो एक तरीके से कह सकते हो कि मिली जुली जो होती है ना, कि मिली भगत वाली, उसी तरीके से जिस तरीके से पहले ब्रिटिशर्स के समय में प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे कि नाम मात्र का आज़ादी था, बाकी सारा कुछ आपको तो पूछ के ही करना है, ठीक है। अब भारत को कहीं ना कहीं ये डर था कि जो सिक्किम है इसके उत्तर में चाइना बैठा हुआ है, आंख लगा के देख रहा है कि कब हमको मौका मिले तो हम चाइना पे हमला करें और आपको सिक्किम पे हमला करें। और आपको पता है कि सिक्किम के जस्ट ऊपर था पहले तिब्बत, ठीक है, जो चाइना ने अभी इसको हमला करके कब्जा कर लिया है, अपने पास रख लिया है और कहता है कि चाइना का हिस्सा है तिब्बत। 1950 में वहाँ पे अटैक कर देता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और चाइना के बीच में 1890 में एक संधि होती है और संधि में ये कहा जाता है कि भाई ये जो सिक्किम है और इधर जो चाइना है, ठीक है, चाइना को कहा गया कि तुम सिक्किम के अंदर नहीं आओगे और हम यहाँ पे सिक्किम के अंदर नहीं जाएंगे। सिक्किम को एक बफर जोन के तरीके से रखा गया कि ना तो चाइना इसके अंदर आएगी और ना ही इधर से ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी, यानी कि इसको हम एक सेफ जोन की तरह रखेंगे। दोनों में से कोई भी देश इसके अंदर नहीं आएगा। बट चाइना मानने वाला कहाँ था? अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो ट्रीटी साइन हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस चाइना के बीच में 1890 में, इसमें यह कहा गया कि चाइना
तुम इधर मत घुसना और हम इधर से सिक्किम में चढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक ट्रीटी साइन हुई थी, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब सिक्किम की अगर हम 2011 की जनसंख्या की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हिंदू जो थे वो 57% थे, बुद्धिस्ट जो थे वो 27% थे, लेकिन वहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो हुआ करते थे बुद्धिस्ट, यानी कि माइनॉरिटी वहाँ पे शासन कर रही थी, मेजोरिटी का वहाँ पे कुछ भी हस्तक्षेप था ही नहीं, सरकार में कोई पार्टिसिपेशन यहाँ पे था ही नहीं। तो मेजोरिटी में वहाँ पे थे हिंदू। अब ये हिंदू जो थे बेसिकली ये नेपाली थे, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 40 वर्षों तक वहाँ पे नेपाल में पूरा माइग्रेशन हुआ था और काफ़ी नेपाली वहाँ पे आके शिफ्ट कर गए थे। तो ये तो बेसिकली थे हिंदू, ठीक है। और ये जो थे वहाँ के तिब्बतीन मूल के थे और ये बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते थे। कुछ क्रिश्चियन भी थे जो बाद में वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनको कन्वर्ट कर देती है, अदर थे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि मेजोरिटी में यहाँ पे था हिंदू, बट वहाँ का जो शासक था, जो जिनको हम चोंग्याल कहते थे किंग को, और डायनेस्टी थी वहाँ की नामग्याल, तो वो थे बुद्धिस्ट, यानी कि 27% वाला जो आपका है उसमें से वो राजा वहाँ से हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे हिंदू जो थे वो विरोध करेंगे कि भाई हमें भी भागीदारी बनाओ, जिस तरीके से चलती थी उनमें हमको भी भागीदारी बनाओ। लेकिन इस बात से जो नामग्याल है वो इतने खुश नहीं थे कि भाई इनको हम इसमें भागीदारी बनाएं, ठीक है। जो चल रहा था पहले से वैसे वो चलाना चाह रहे थे। अब 1975 में अगर आप देखोगे तो उसमें नेपाली की जो पॉपुलेशन थी वो 75% थी, यानी कि और भी अधिक था। बाकी बाद में घट गया वो, ठीक है, 57% हो गया, लेकिन 1975 में तो 75% था। तो ये जो मसला था वो 1940 से काफ़ी तेज हो जाता है। जैसे भारत में संविधान सभा की मांग उठती है, उसी तरीके से वहाँ भी एक बात उठती है कि भाई यहाँ पे एक मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जिस तरीके से इंग्लैंड में है कि एक वहाँ पे राजा है बट उसके पास उतना पावर नहीं है, वहाँ पे चुनाव होगा, सब कुछ होगा और एक प्राइम मिनिस्टर एक होगा, इस तरीके से। तो ये मांग किया गया इनके द्वारा और इसी दरमियान यहाँ पे काफ़ी सारी छोटी मोटी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अस्तित्व में आने लगी। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी वहाँ बने इन हिंदू द्वारा बनाया गया वहाँ पर, ठीक है। तो इन सब को लेके जो नामग्याल थे वो काफ़ी चिंतित थे। तो ये मैंने बता दिया आपको कि माइनॉरिटी शासन कर रही थी वहाँ पे और मेजॉरिटी नहीं कर रही थी। अब जो नेपाली कम्युनिटी थी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का डिमांड कर रही थी, ठीक है। और वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी सारी बन गई, इसी को लेके पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी बन गई। अब आगे बढ़ते हैं तो एक ट्रीटी साइन होता है आपका फिर से इंडो और सिक्किम के बीच में, यानी कि इंडिया और सिक्किम के बीच में 1950 में अंग्रेज जो है वो भारत छोड़ के जाते हैं। तो फिर वो जो सिक्किम का जो कंट्रोल था वो भारत के पास आ गया। मैंने बताया था वहाँ पे आपको कि इंडिया प्रोटेक्टोरेट के तहत 1950 से लेके 1975 तक भारत के अंदर में रहेगा सिक्किम, बट वहाँ पे सारा कुछ जैसे पहले से जो चल रहा है वैसे चलेगा, ठीक है। भारत उसमें कुछ खास इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन भारत को कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि चाइना, जिस तरीके से 1950 में चाइना ने तिब्बत पे हमला करके तिब्बत को हथिया लिया था, आने वाले समय में है कि चाइना अटैक करके सिक्किम को भी अपने साथ मिला लेगा, ठीक है। तो इस बात को भारत को कहीं ना कहीं डर था। तो भारत चाहता था कि किसी तरीके से सिक्किम को जो है वो हम अपने साथ मिला ले। अब सिक्किम राज्य में जो है वो चुनाव करवाने के लिए तैयार हो गए। वहाँ के जो राजा थे वो चुनाव करवाने के लिए तैयार हो गए, कहते कि ठीक है भाई चुनाव सब कुछ करा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे चुनाव में है कुछ भागीदारी वहाँ की जनता की रहेगी, लेकिन राजतंत्र जो है वो बना रहेगा। चुनाव होते हैं, वहाँ के जो सीएम बनते हैं वो काजी लेंडुप डोरजी बनते हैं, जो कि सिक्किम कांग्रेस के लीडर होते हैं, ठीक है। सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री होते हैं काजी लेंडुप डोरजी। लेकिन सिक्किम का जो राजा था वो अपने पद पर बना रहता है, मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ पे स्थापित कर दी जाती है कि एक राजा रहेगा बट चुनाव भी होंगे, ठीक है, कुछ पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा दोनों में, लेकिन ओवरऑल पावर जो है वो अभी भी राजा के पास ही था। अब देखो क्या हुआ, जब सिक्किम के जो राजा थे वो जब विदेश जाते थे, कहीं भी फॉरेन टूर पे जाते थे, तो वो सिक्किम को एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में प्रेजेंट करते थे। ये बात जो है वो भारत को पसंद नहीं आती थी। अपने कार में भी वो सिक्किम का झंडा लगाते थे, भारत का झंडा नहीं लगाते थे। कहीं भी अगर बाहर विदेश दौरे पे जाते थे और वहाँ पे बताते कि किस तरीके से हम एक स्वतंत्र देश हैं, ये बात जो है भारत को पसंद नहीं आई। अपनी गाड़ी और जहाँ भी जाते थे वो सिक्किम देश के झंडे को लगाते थे। तो ये सब बात जो था वो हमें काफ़ी, भारत देश को काफ़ी खटक रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो है वो एक स्वतंत्र देश की तरफ बढ़ रहे हैं और इसका फ़ायदा चाइना को होने वाला है। अब 1963 में क्या होता है कि तासी नामग्याल की डेथ हो जाती है। तासी नामग्याल कौन थे? ये किंग थे सिक्किम के। और 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। और तासी नामग्याल का ऐसा मानना था कि जब तक जवाहरलाल नेहरू है तब तक हमसे
स्वतंत्रता कोई छीन नहीं सकता, यानी कि हमें ज़बरदस्ती कोई अपने में मिला नहीं सकता। लेकिन 1963 में इनकी भी डेथ हो जाती है और 1964 में जवाहरलाल नेहरू की भी डेथ हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये सच भी थी कि जब तक इन दोनों जिंदा थे तब तक इन दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे थे, ठीक है, काफ़ी मतलब अच्छे थे। कभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि सिक्किम को भारत में मिलाया जाएगा। अब इनकी मृत्यु के बाद इनके जो बेटे थे पाल्डेन थोंडुप नामग्याल, सन ऑफ तासी नामग्याल, ये बनते हैं वहाँ के किंग। अब जब ये बनते हैं तो मामला और भी बिगड़ जाता है। होता क्या है कि ये एक महिला से शादी कर लेते हैं, हालांकि इन्होंने एक शादी पहले भी कर रखी होती है, बट ये एक अमेरिकन महिला से शादी करते हैं जिनका नाम था होप कुक है। और इन पे ये आरोप लगता है कि ये CIA की एजेंट थी। CIA यानी कि अमेरिकन खुफिया एजेंसी की एजेंट थी और ये चाहती थी कि सिक्किम जो है वो भारत में ना मिले। इस तरीके से कुछ आर्टिकल्स भी इन्होंने, जब वो इंडिया के बाहर जब गई थी तो कुछ आर्टिकल भी उन्होंने लिखा था। इस पे ये ऐसा आरोप लगता है कि CIA की एजेंट थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो पिक दिख रहा होगा, तो ये देखिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू हैं और जो उस वक्त के जो किंग थे तासी नामग्याल वो हैं, तो इनके संबंध काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक और फोटो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये तासी नामग्याल हैं और यहाँ पे इनके बेटे हैं और ये हैं जवाहरलाल नेहरू। तो इनके संबंध काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद और फिर 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद इनके बेटे, ठीक है, इनके बेटे बन जाते हैं वहाँ के किंग। तो ये देखिए इनके बेटे हैं और ये इनकी वाइफ है कोक हुप। 1950 में चीन जो है वो तिब्बत पे हमला कर लेता है। भारत को जो डर था वही हुआ। 1967 में चाइना ने चोला एक दर्रा है वहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया और भारतीय फौज को 10 दिन लगे उनको पीछे हटाने में। और वहाँ पे साथ ही साथ जो नेपाली कम्युनिटी थी, वहाँ पे उनके प्रदर्शन भी काफ़ी चल रहे थे। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो वहाँ के राजा थे थोंडुप, वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे नेपाली समुदाय करते हैं विरोध प्रदर्शन और उनके घर के बाहर यानी उनके महल के बाहर भी प्रदर्शन चल रहे होते हैं। इधर से चाइना जो है वो हमला कर चुका होता है, तो वो काफ़ी परेशान होकर भारत से मदद मांगते हैं कि भाई मेरी मदद करो। 8 मई 1773 में एक एग्रीमेंट साइन होता है भारत और सिक्किम के बीच में। इसके तहत भारत कहता है कि वहाँ पे हम एक संविधान देंगे आपको, उसके तहत वहाँ पे चुनाव होगा और आपकी पावर कम हो जाएगी। तो इस बात से वहाँ के जो राजा थे थोंडुप वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि यह क्या मजाक है, ये तो सारा मेरा जो पावर है वो तो छीन लेगा। और कहीं ना कहीं भारत सरकार ये चाहती थी कि सारा का पावर जो है वो सारा का सारा शिफ्ट कर जाए वहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सारा कुछ हो ताकि कल को हम सिक्किम को अपने में मिला ले। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि 1950 में चाइना जो है वो तिब्बत पर अटैक करता है, तो और 1967 में वो एक दर्रे पर अटैक कर लेता है चाइना। तो इसका अंदेशा तो भारत को पहले से था कि आज न कल चाइना जो है वो सिक्किम पे हमला करेगा और उसको अपने साथ मिला लेगा, जो कि भारत नहीं चाहता था। तो इसी चलते भारत ने अजीत डोभाल, इनको पहचानते होंगे आप, इनके नेतृत्व में वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि कुछ जो वहाँ पे है हमारे जासूस भी गए थे और राजा के खिलाफ प्रदर्शन वगैरह हमने करवाया। और वहाँ की जो सिक्किम नेशनल कांग्रेस थी उसका झुकाव भी भारत की तरफ ही था। तो हम चाहते थे कि वहाँ पे एक संवैधानिक तरीके से चुनाव हो और वहाँ के जो मुख्यमंत्री बने वो सिक्किम के जो राजा हैं उनका पावर पूरा शिफ्ट कर जाए कहाँ पे, वहाँ पे जो संवैधानिक तरीके से चुनाव होगा उनके पास ये सारा पावर आ जाए, CM जो रहेंगे उनके पास सारा पावर आ जाए। और वही हुआ, वहाँ पे चुनाव होते हैं और सिक्किम नेशनल कांग्रेस सारी सीटें जीत लेती है। 1974 में ही भारत अपना 36वां संविधान संशोधन करने लगता है। अब ये जैसे ही भारत करता है तो ये कहीं ना कहीं बात निकल के आ जाती है कि सिक्किम को भारत में मिलाने की बात चल रही है, ठीक है। अब ये जो है अचानक एक भारत जो है वो एक दिन यानी कि 9 अप्रैल 1975 को, ये डेट याद रखिएगा, 9 अप्रैल 1975 को भारतीय सेना सिक्किम के राजा के महल को घेर लेती है और 300 से अधिक सुरक्षा गार्डों को अपने नियंत्रण में ले लेती है। यहाँ पे दंगे फसाद थोड़े से होते हैं बट एक ही जो सुरक्षा गार्ड थे उनकी मौत होती है, बाकी को ये अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और सिक्किम के राजा को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जैसे ही हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है और ये घोषित कर दिया जाता है कि भाई अब जो है वहाँ पे जो राजशाही है वो ख़त्म हो जाती है और 10 अप्रैल को ही, ठीक है, 10 अप्रैल को जो चोंग्याल जो वहाँ के किंग हुआ करते थे उनके पद को ख़त्म कर दिया जाता है और सिक्किम को भारत में 22वां राज्य यानी कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन जाता है, बट ऑफिशियली नहीं, लेकिन 10 अप्रैल को ये अनाउंस कर दिया जाता है कि अब जो है सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत का 22वां राज्य बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पिक दिख रहा होगा आपको, ये उसमें के वहाँ के महल के बाहर में जो सुरक्षा गार्ड तैनात हुआ करते थे राजा के घर के बाहर, उनकी ये पिक है।
अब वहाँ पे क्या हुआ कि जब सिक्किम को भारत में मिलाया गया तो काफ़ी भारत सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा। अब हमें इंटरनेशनल लेवल पे जवाब देना है कि भाई हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो कैसे हम किसी देश को, किसी स्वतंत्र देश को अपने साथ मिला लेते हैं इस तरीके से ज़बरदस्ती। तो भारत ने बोला ठीक है, अगर हम वहाँ पे ऐसा है आपको लग रहा है तो एक रेफरेंडम करवाते हैं, एक जनमत संग्रह करवाते हैं। जनमत संग्रह हुआ, रेफरेंडम हुआ, वहाँ पे हमने 60,000 जो है पक्ष में, भारत के पक्ष में वोट आया और 1496 विपक्ष में वोट आया। यानी कि 60,000 लोग चाह रहे थे कि हम भारत के साथ जाएं और 1496 लोग चाह रहे थे कि नहीं, हमको अभी भी जो है वो एक अलग राज्य का रूप में, हमें अलग देश के रूप में दर्जा मिले। लेकिन यहाँ पे जब रेफरेंडम हुआ तो वहाँ के जो राजा उस वक्त थे थोंडुप, उन्होंने आरोप लगाया कि जब ये रेफरेंडम हुआ तो वहाँ के जो राजा थे थोंडुप, उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे राज्य में जहाँ पे इतनी पहाड़ी हैं, इतने रास्ते इतने ख़राब है, जहाँ पे 1-2 दिन लग जाते हैं एक से दूसरे गाँव जाने में, वहाँ पे 5 दिन में आपने रेफरेंडम कैसे करवा लिया। तो ये आरोप लगी। खैर जो भी रहा हो, रेफरेंडम हुआ, 60,000 लोग पक्ष में वोट किए, 1496 लोग विपक्ष में वोट किए। 22 अप्रैल को भारत ने 36वां संविधान संशोधन पास कर दिया संसद से। 26 अप्रैल 1975 को भारत का 22वां राज्य बन जाता है। कौन? सिक्किम। लेकिन ये ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन जाता है और हम कह सकते हैं कि सिक्किम का भारत में विलय हो जाता है। तो यही इस वीडियो का अंत। वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मुझे एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फिट्स एजुकेशन। थैंक यू सो मच।